नमस्कार विद्यार्थियों, अभी हमने पिछले वीडियो में सुना पड़ा था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। उसमें हमने विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को पढ़ा था। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, अन्य विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हमने उनमें पढ़ी थी। अब उसमें मार्शल जी और रॉबिन्स जी की परिभाषाएं भी आई थी। तो मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में मतभेद रहा है। इस प्रकार उनके मतभेद अनुसार रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषाओं की तुलना हम करेंगे कि मार्शल जी और रॉबिन्स जी की परिभाषाओं में क्या क्या अंतर है। तुलना मतलब अंतर उन दोनों का। तो सर्वप्रथम मार्शल जी ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ऐसा मार्शल जी ने कहा है। लेकिन रॉबिन्स जी ने इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है और मानव द्वारा ही इस कार्य को किया जाता है। धन से संबंधित मार्शल ने अर्थशास्त्र को केवल धन से संबंधित बताया है, लेकिन रॉबिन्स ने इसको विस्तृत रूप में लेकर धन से संबंधित और असंबंधित दोनों क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के माध्यम से कराया है। अब तीसरा है परिभाषा वर्गकारणीय और विश्लेषणात्मक। ये किसी वर्ग विशेष के लिए है और ये विश्लेषणात्मक है, मतलब विस्तृत है आगे जाकर। इसकी रॉबिन्स की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि रॉबिन्स की परिभाषा अत्यधिक विस्तृत है, जिससे लोगों को समझने में कठिनाई होगी। तो ये वर्गीकरणीय है, मतलब किसी एक वर्ग के लिए है, ये किसी वर्ग के लिए ना होकर विस्तृत रूप से इसको वर्णित किया गया है। अब कला विज्ञान दोनों, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कला विज्ञान दोनों है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के कार्यों प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, इसलिए कला एवं विज्ञान दोनों है। लेकिन रॉबिन्स जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, वो विज्ञान का अध्ययन करता है, विज्ञान के संभव पर चलता है, विज्ञान के कारण पर चलता है, इसलिए केवल वास्तविक विज्ञान है। अब मार्शल जी ने मानव कल्याण का जिक्र किया था। मार्शल जी ने अपनी परिभाषा में मानव कल्याण पर जिक्र किया था कि मानव का कल्याण अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। लेकिन रॉबिन्स ने ऐसा कोई भी मानव कल्याण के प्रति कोई जिक्र नहीं किया। रॉबिन्स जी ने इसकी कटु आलोचना की है कि मानव कल्याण ही सर्वोपरि नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कई कार्य सर्वोपरि हैं जो अर्थशास्त्र के अंदर किए सकते हैं। अगला है आगमन निगमन दोनों विधि। अब मार्शल ने जो परिभाषा दी है उसमें आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग उन्होंने किया है। लेकिन रॉबिन्स जी की परिभाषाओं में ये रॉबिन्स जो की परिभाषा में निगमन विधि का उपयोग किया गया, उन्होंने सिर्फ केवल और केवल निगमन विधि का उपयोग किया। अब इसके अतिरिक्त ये हमने आपकी पुस्तक में बड़े रूप में दिए हैं, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म इसका निकाला है। हमें याद करने का तरीका इससे मिलेगा। अभी आपका ये कम से कम 2 लाइन का या 1 लाइन का होगा, लेकिन इसका शॉर्ट लाइन हमने आपको क्यों दिया, आपको ये सिर्फ शॉर्ट के माध्यम से आप पूरा लिख सकते हैं। देखो मैं बताऊं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यहाँ लिख सकते हैं रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। ठीक है, मार्शल की परिभाषाओं में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया गया है और रॉबिन्स की परिभाषाओं में धन से संबंधित और असंबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। अब जैसे तीसरा पॉइंट, मार्शल की परिभाषा वर्गीकरणीय है और रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है। अब मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कला विज्ञान दोनों है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, कला नहीं। अब चौथा पॉइंट आता है अपना पांचवा पॉइंट आता है मानव कल्याण वृद्धि। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव कल्याण की वृद्धि होती है। रॉबिन्स द्वारा मानव कल्याण का कोई जिक्र नहीं किया गया। मार्शल के अर्थशास्त्र में आगमन तथा निगमन दोनों का विधि का प्रयोग किया गया है। रॉबिन्स ने अपने अर्थशास्त्र में केवल निगमन विधि का उपयोग किया। अब अपन अगला पॉइंट है, मन से इसका अपन बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उनकी इजी है और ये उनकी डिफिकल्ट है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सरल एवं सुस्पष्ट है। अपन इसका एक और पॉइंट अपने मन से बना सकते हैं। हमें पहले परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं सरल और यहाँ जटिल, क्योंकि ये विस्तृत रूप है, हम यहाँ लिख सकते हैं जटिल। ठीक है, अपन इसी प्रकार से बना सकते हैं। कई अंतर और अपन को बनाना है, केवल अपन को परिभाषाएं याद करना पड़ेगी। तो मैंने तो पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था वो, और ये सब आपको तैयार करके रखना है। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आगे भी आपको क्लास लेकर आएंगे। अभी धन्यवाद। अभी हम लोगों ने परिभाषाओं के आधार पर पढ़ा था रॉबिन्स मार्शल की परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषा वगैरह हमने
हमने इससे पहले पूर्व में पढ़ी थी। अब हम आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा। आप जानते हैं भारतवर्ष में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है। कौटिल्य की परिभाषा अब हम जानेंगे। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मतलब मनुष्य जो व्यवहार करता है या उसकी जो जीविका है, मतलब जिससे वह अपना खर्चा चलाता है, आय व्यय करता है, सब कुछ करता है, वह उसकी क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब धन, धन कहलाता है। मनुष्य युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। अब मनुष्यों द्वारा जो भूमि युक्त की गई है, जो भूमि पर कार्य किया गया है, मतलब कोई भी कार्य जिसके बदले में धन प्राप्ति हो रही है, वो सब क्या होता है? अर्थ। अब इस भूमि को प्राप्त करने के लिए रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हमें जीविका का साधन कैसे बनाना है, कैसे हम अपनी जीविका चला सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों के निरूपण का अध्ययन कराने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का सीधा संबंध जीवन से बताया है। उनके मत में अर्थशास्त्र जीवन की व्यवहारिक तथा आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का उपाय बताता है। उन्होंने बताया कि हमें मानव जीवन से संबंधित है अर्थशास्त्र, क्योंकि वो हमें आर्थिक और व्यवहारिक क्रियाओं को संपन्न कराने का उपाय बताता है कि हमें किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करना है, किस प्रकार से व्यवहारिक क्रियाओं को संपन्न करना है, जब जाके हम अपने अर्थशास्त्र को परिभाषित कर पाएंगे। इस प्रकार कौटिल्य जी ने अपनी परिभाषा दी। अब अगला पॉइंट आता है आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषा। इसमें मुख्य रूप से जे.के. मेहता जी आते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा के संबंध में एक नया विचार प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने के प्रयास के रूप में मानव क्रियाओं का अध्ययन कराने वाला शास्त्र है। अर्थशास्त्र आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने, अब क्या है आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषा? आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आवश्यकता रहित। अब क्या करना है, हमें ऐसा संबंध का स्थापित करना है अर्थात आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने के प्रयास के रूप में। आवश्यकता रहित, आवश्यकता यहाँ खत्म हो गया है, वहां उस रहित हम रहेंगे जब जाकर हम अर्थशास्त्र को परिभाषित पहुंचने के प्रयास के रूप में मानव क्रियाओं का अध्ययन कराने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब जो आवश्यकता के रहित कार्य हो, इसमें आवश्यकताओं का रहन हो, आवश्यकता विहीन हो जाए, इस प्रकार की जो मानव क्रियाओं का अध्ययन या मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाए वो अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार जे.के. मेहता जी ने अपनी परिभाषा दी। अब जे.के. मेहता की परिभाषाओं की आलोचना भी हुई। सामान्य व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त करना अपना उद्देश्य नहीं रखता। अब क्या है कि हर व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है वह अपना निजी सुख नहीं देख सकता, वह सार्वजनिक है। अगर वह अर्थात किसी व्यापार कर रहा है, व्यवसाय में कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, तो उसमें उसका सामाजिक हित भी होता है। अगर वह अपना कार्य करेगा तो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए कार्य नहीं करेगा, वह सब प्रकार के सामाजिक सुख के लिए कार्य करेगा। प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र स्वयं अपनी बर्बादी का आधार तैयार करता है। मेहता ने परम आनंद के लिए आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने की बात कही, परंतु उस दशा में तो आर्थिक समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी तथा अर्थशास्त्र का अंत हो जाएगा। अब क्या है आवश्यकता है, अगर अपन आवश्यकता नहीं लेंगे तो हमारा अर्थशास्त्र समाप्त हो जाएगा, अर्थशास्त्र समाप्त हो जाएगा तो अर्थशास्त्र का अंत ही निश्चित है। अर्थशास्त्र के लिए अगर अपन कार्य नहीं करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी तो हम कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो अर्थशास्त्र का काम कैसे चलेगा, और इस प्रकार अर्थशास्त्र बर्बाद हो जाएगा। मतलब प्रोफेसर मेहता ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अर्थशास्त्र का अंत हो जाएगा, ऐसी आलोचना की गई है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का महत्व कम कर दिया। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र से जोड़ दिया। अर्थात मतलब परम आनंद की बात कर दी, ज्ञान की बात कह दी उन्हें, तो कि आवश्यकता रहे, मतलब हम सुनते हैं विद्वानों के माध्यम से, अगर के माध्यम से कि हमें आवश्यकता रह जाना चाहिए। हम जितनी ज्यादा मोह रखेंगे, जितना ज्यादा माया रखेंगे, उस प्रकार से हमें दिक्कत आएगी। उसी प्रकार जे.के. मेहता जी ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र को हमें आवश्यकता के रहित रखना है, कम से कम उसका उपयोग करना है, कम से कम लोगों को उसके बारे में देना। अब अगला है प्रचुरता संबंधी परिभाषा जो एम.जी. बोकरे द्वारा दी गई है। एम.जी. बोकरे के अनुसार अर्थशास्त्र में उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो सीमितता उत्पन्न करने वाली सभी शक्तियों को हटाकर क्रमानुसार प्रचुरता की दशा उत्पन्न करती है। अब क्या है मानव क्रियाओं का, उन मानव क्रियाओं का अध्ययन करना है जो सीमितता उत्पन्न करती है, मतलब सीमित वस्तुओं का उत्पादन, सीमित कार्य करने की दशा जो खत्म करता है, या अपन फिर से पढ़ सकते हैं अर्थशास्त्र में उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए जो सीमितता उत्पन्न करने वाली सभी शक्तियों को हटाकर प्रचुरता की दशा क्रमबद्ध। अब जो सीमित कार्य कर रहे थे उसको क्रमबद्ध करना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से हमें जाना है।
क्रमबद्ध रूप से उसको अध्ययन करना है। उस अर्थशास्त्र को हम क्या कह सकते हैं, प्रचुरता संबंधी परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र किसी मानवीय क्रियाओं को सीमितता से उत्पन्न दशाओं से हटाकर हमें उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही प्रचुरता संबंधी परिभाषाएं होगी अर्थशास्त्र। अब इस चैप्टर में आपको पेज नंबर 10 पे सभी बच्चे अपनी पुस्तक में निकालेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको ये अध्याय पढ़ना है। अध्याय पढ़ने के बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सत्य असत्य की पूर्ति करनी है, सही जोड़ियां बनानी है, एक शब्द में उत्तर। इतना तो आप सब कर सकते हैं क्योंकि आपने ये जो सब पढ़ा अभी तक आपके चैप्टर में इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और आपका आगामी समय में अगर आपका टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट के माध्यम से भी इन सभी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसलिए सभी लोग तैयारी करते रहें, इस चैप्टर को अपने घर पर पढ़ें, किताब से पढ़ें और जो भी समझ में नहीं आया उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।